हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का क्या मतलब है कि अभी के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती है। हम यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तीन ऐसे फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आ जाता है। सेकंड वन इज हमारा एशियन, जो एशिया है वो भी तो काफ़ी पावरफुल है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग रेट यहाँ पे ही है। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है हमारा प्यारा पड़ोसी जिसका नाम है चाइना। ठीक है, हम यहाँ पे तीन जगहों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा यूरोपियन यूनियन, तो यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो एक क्वेश्चन ऑफ यूरोप आ गया। तो क्वेश्चन ऑफ यूरोप का क्या मतलब है कि यूरोप अब कैसे करे, यूरोप को कैसे वापस सही करे, क्योंकि यूरोप एकदम अलग अलग हो गया था। जो भी वार लड़ी गई थी ना, वो कहाँ लड़ी गई थी? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर लड़ी गई थी। तो यूरोप के ना जो पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब डैमेज हो गया, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो एक क्वेश्चन ऑफ यूरोप आ गया था कि वापस उसको वैसे ही पहले जैसे ओल्ड राइवलरीज के अंदर कर दे, या फिर एक नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जो इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, और उसको वापस सही लाने के लिए अमेरिका ने हेल्प की थी। ठीक है, इसके लिए 1945 के बाद में अमेरिका ने हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प, और एक प्लान था जिसके अंडर की थी, उसका नाम क्या था? मार्शल प्लान। और एक नेटो भी बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? जो यूरोप है ना, वो पहले जितनी भी अजम्पशंस थे उसके ऊपर कि हाँ फ्रांस जर्मनी का दुश्मन है, ये सब वो हट गए, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं रहा उसके जैसा। सारे जो अजम्पशंस थे, सारे स्ट्रक्चर्स थे, वो सब तहस महस हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? बहुत सारे मार्शल प्लान्स के अंदर बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे कॉपरेशंस हमने किए हैं, यूरोप ने किए हैं, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ भी बनी हैं, और फिर फाइनली यूरोपियन यूनियन भी बना था। ठीक है, हम सबसे पहले इसको समझते हैं। मार्शल प्लान कब आया था? 1948 के अंदर आया था। कब आया था? 1948 के अंदर। और इसका जो मेन पर्पस क्या था कि इकोनॉमी को रिवाइव करना, इकोनॉमिकल जो एड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव हो सके। अब इसके अंदर ही क्या बना? यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉपरेशन बना। ठीक है, और ये 1948 के अंदर ही बना था, ताकि जो अमेरिका एड दे रहा है ना, पैसे दे रहा है, फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है ना, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इसके अंदर क्या था? ट्रेड और इकोनॉमिकल कॉपरेशंस पर भी बात की जाती थी, ट्रेड और इकोनॉमिकल कॉपरेशन होता था। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स के अंदर होता था, ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, अब देखो ये कोल्ड वार चल रहा है 1948, 1945 से लेकर 1991 तक क्या है? कोल्ड वार चल रहा है। तो ईस्ट वाले जो भी यूरोपियन स्टेट्स है वो क्या है? यूएसएसआर के कंट्रोल में है, यूएसएसआर के अंडर है। तो मार्शल प्लान उन्हें हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स है ना उसी को हेल्प करेगा। और इसी के तहत क्या बना? 1949 के अंदर काउंसिल ऑफ यूरोप बनी। अब देखो, सबसे पहले तो क्या था? इकोनॉमिकली हमें क्या करना था? इकोनॉमिकली करना था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? पॉलिटिकल बन रहा था साथ में। तो काउंसिल ऑफ यूरोप बनने का क्या मतलब था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन शुरू हो चुका है यहाँ से। और फिर 1957 के अंदर क्या बना? यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी बनी। ये किससे बनी थी? ट्रीटी ऑफ रोम से बनी थी। और इसके अंदर क्या था? हमें इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन करना है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो हुआ। तो इसके अंदर पॉलिटिकली पूरा आ चुका था, मतलब इकोनॉमिक तो साथ में है ही, साथ में पॉलिटिकली आ चुका है। और जो सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके अंदर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो भी अब इंडिपेंडेंट हो गई। और वो क्या चाहती थी? वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आना चाहती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ? यूरोप एक पूरा यूनियन बना दिया उसने 1992 के अंदर। ठीक है, और ये एक ट्रीटी थी इसके अंदर भी, मार्चेस ट्रीटी। ठीक है, और इसके अंदर यूरोपियन यूनियन, तो इसके अंदर क्या है कि कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। ठीक है, कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या करेंगे? कोऑपरेशन करेंगे। सेकंड क्या चीज़ है यहाँ पे कि जस्टिस और होम अफेयर्स के अंदर भी कोऑपरेशन होगा। और थर्ड क्या चीज़ है कि सिंगल करेंसी यूरो वो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर चलेगी। अब देखो, जैसे जैसे पहले यूरोपियन एक इकोनॉमिकल यूनियन था। ठीक है, यूरोप इकोनॉमिकल यूनियन, अब क्या बना? वो पॉलिटिकल यूनियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया, एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव होना करना शुरू कर दिया उसने।
क्या उसके पास अपना खुद का फ्लैग है, ये देखो ये रहा फ्लैग, इसके अंदर जो स्टार्स है वो दिखाते हैं कि सॉलिडेरिटी, ठीक है, कोऑपरेशन दिखाते हैं। और इसकी खुद की फाउंडिंग डेट भी है 1957, खुद की करेंसी भी है। अब कई बार ये इसने ट्राई किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो फेल हो गया, क्योंकि कौन चाहता है, कौन सी कंट्री ऐसा चाहते हैं कि उसके पावर और कम हो जाए, ठीक है। इसने एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी बना रखी है, ठीक है। अब हमने इसके चैलेंजेस भी बहुत सारे आता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा यूनियन है तो उसके चैलेंजेस भी काफ़ी सारे आएंगे। जो सोवियत कंट्रीज थी ना पहले, ठीक है, अब वो जब इंडिपेंडेंट हुई तो वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आना चाहती थी, बट जो पहले से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज थी ना वो नहीं चाहती थी कि वो नए मेंबर्स ले, ठीक है, वो नहीं चाहती थी नए मेंबर्स आए और उनको और ज़्यादा कोऑपरेशन करना पड़े। और कई बार होता है यूरोपियन स्केप्टिज्म, यानी यूरोपियन एक कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाता है कई बार। जैसे बहुत सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूके, वो क्या बोलती थी, एक उनका एक पीएम थी मार्गरेट थैचर, ठीक है, वो उन्होंने यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा था, यानी यूरो को ऑप्ट नहीं किया था और यूके को उससे बाहर रखा था, ठीक है। और अभी आप देखोगे कि यूके ना यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लोगों से वोट करवाया गया और उन्होंने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहते और यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। डेनमार्क और स्वीडन भी इसको अपोज कर रहे हैं, यूरो नहीं ले रहे वो, और जो मार्सेस ट्रीटी है उसको भी अपोज किया है उन्होंने। अब कुछ भी हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो, फिर भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो बनाता ही बनाता है, ठीक है। इकोनॉमिकल पावर तो है ही, इसकी जीडीपी आप देखोगे 19.35 ट्रिलियन डॉलर से, बहुत ज़्यादा जीडीपी है। और यूएस डॉलर का यानी कंपटीशन यूरो है इसमें, और वर्ल्ड ट्रेड शेयर का भी यूएसए से ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ है तो ट्रेड शेयर तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये एशिया, अफ्रीका और इंटरनेशनल बॉडीज़ है उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक पावर भी है इसके पास। जैसे फ्रांस जो इसका एक मेंबर है वो क्या है, यूएन काउंसिल के अंदर उसके पास परमानेंट सीट है और क्या है, वीटो पावर है, ठीक है, वीटो पावर है। और बहुत सारे EU स्टेट्स है उनके पास क्या है, नॉन परमानेंट सीट्स हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिकल एड और बहुत सारी चीज़ें करता है, यूएस की पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी इसने इन्फ्लुएंस। मिलिट्री पावर भी देखो, ये कंबाइंड जो इसकी आर्मी फोर्स है वो सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली, सेकंड लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी स्पेंडिंग क्या है, यूएस के बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है। और फ्रांस इसके पास क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के अंदर भी पावर है इसकी, बहुत सारी पावर्स है। बट पावर्स के साथ क्या आती है, लिमिटेशंस ऑब्वियसली आएगी, ठीक है। जैसे आप मैंने बोला था ना, यूके ने सपोर्ट किया था यूएस को, ठीक है, इन्वेजन ऑफ इराक को सपोर्ट किया था, और जर्मनी और फ्रांस ने इसको अपोज किया था, ठीक है। और बहुत सारे यूरोपियन जो मेंबर्स थे उन्होंने कोलिजन ऑफ विलिंग, जो यूएस का एक कोलिजन था, मतलब यूएस के अकॉर्डिंग वो चल रही थी, यूएस के जो व्यू पॉइंट है उसके साथ में साथ दे रहे थे वो। और कई बार थे जो बहुत सारी कंट्रीज है ना उसको अपोज भी कर रही थी, तो क्या आ रहा था, एक डिफरेंसेस आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक, फॉरेन और डिफेंस एक्शंस के अंदर क्या थे, एक हिंडर यानी कि एक ठहराव पैदा कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी हैव एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब देखो यूरोप इतना, मतलब यूरोप ने अपना यूनियन बना लिया तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है उन्होंने भी अपना एक एसोसिएशन बनाया जिसका क्या नाम है, एशियन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर बहुत बार है ना कोलोनिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। कई बार यूरोपियन कंट्रीज ने कोलोनाइज करा है और कई बार जापान ने भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है, ठीक है। और जब वार हुआ था, वार के बाद में क्या हुआ था, नेशन बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पॉवर्टी और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। कोल्ड वार उस टाइम चल रहा था, तो या तो यहाँ पे मतलब था कि या तो फर्स्ट ऑर्डर बनो। फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर आपको पता है क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि जो यूएस की लेड अलायंस है, यूएस की जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग चलो या फिर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलो। तो इनके पास ये प्रेशर था इन दोनों में से एक चूज़ करने का, ठीक है। यूनिटी भी कई बार फेल हो रही थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस बनाए ताकि ये क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर कर सके, बट ये कई बार बहुत बार फेल हो चुके हैं। जैसे क्या हुआ, बहुत जैसे बैडन कॉन्फ्रेंस बना, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बना, बट ये क्या हुए, फेल हो गए। तो क्यों है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मली कर रहे थे और एक चीज़ इनके पास कॉपरेशन इतना ज़्यादा इंश्योर नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, एशियन का फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर क्या था, इनफॉर्मल वे था, इनफॉर्मल वे, जिसको हम एशियन वे भी बोलते हैं। एशियन वे के बारे में हम ये और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फाउंड कब हुआ, 1967 के अंदर हुआ। फाउंडिंग मेंबर्स इसके अंदर 5 थे,
कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 मेंबर्स थे जिसने इनको फाउंड किया था। और ये कहाँ फाउंड हुआ था, जगह का नाम क्या है और डॉक्यूमेंट कौन सा था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन कहाँ था? ये थाईलैंड के अंदर था। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले तो हमें जो चीज़ पर ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए जो हमें सबसे पीछे हम जिसमें, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ को इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा था। सेकंड क्या था? सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहते थे। और थर्ड क्या था? जो पीस चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे उस रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लैंड, जो वाटर रिसोर्सेज उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। और ये स्टेबिलिटी किसके बेसिस पर चाहते थे? यूएन चार्टर के, उसका जो लॉ था वो मानना चाहते थे, जो रूल ऑफ लॉ है वो मानना चाहते थे। और फिर इसने काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स भी ऐड किए, जैसे ब्रुनाई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, ठीक है, म्यांमार जिसको हम पहले बुरमा बोलते थे, कंबोडिया। और टोटल अभी मेंबर्स इसके अंदर 10 है। कितने हैं? 10। अब इसके अंदर है ना एशियन वीक की बात होती है। एशियन वीक क्या है कि ये यूरोपियन यूनियन जैसा नहीं बना, इसके सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहता था। ये चाहता था एक इनफॉर्मल वे, एक कोऑपरेशन इंटरेक्शन चाहता था। ठीक है, और ये चाहता, इनके अंदर क्या था, कोर प्रिंसिपल क्या था, हम नेशन सोवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम क्या था, कोलोनिज्म की वजह से क्या हुआ था, इनकी नेशनल सोवर्जिनिटी सबसे ज़्यादा गई थी। तो इनका कोर प्रिंसिपल यही था कि हम नेशन सोवर्जिनिटी को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और इसका जो फ्लैग है वो देखो आप, इसके अंदर क्या था, ये जो राइस पैडी स्टिक्स दिख रही है ना आपको, ये क्या बताती है, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बताती है और उनके फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी को बताती है। और जो सर्कल है ये क्या बताता है, यूनिटी बताता है। अब इसके अंदर क्या था, 2003 के अंदर एशिया की कम्युनिटी बनी, एशियन कम्युनिटी, जिसके अंदर 3 मेन कम्युनिटीज़ थी, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी और एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये 3 मेन कम्युनिटीज़ बनी थी। और एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का बिलीव क्या था, हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, क्योंकि यहाँ पे टेरिटोरियल के काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, हम उन्हें है ना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर नहीं जाने देंगे, यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का। हम पीस, न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है कि हम एक, जैसे सपोज एक रीजन है ए और ये बी, अब सी रीजन है ना, यहाँ पे एक सी रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सी रीजन है ना उसके अंदर ए का फेवर नहीं करेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, यानी कि किसी को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, नॉन इंटरफेयर करेगा। और रिस्पेक्ट फॉर सोवर्जिनिटी एंड डाइवर्सिटी, नॉन इंटरफेयर यानी कि हम अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो बी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, तो एक नॉन इंटरफेरेंस चाहते थे ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, एशियन रीजनल फॉर्म भी बना, ये बना 1994 के अंदर, जिसके अंदर सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी की। एशियन हमने देखो ये हमने क्या पढ़ा था, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी पढ़ लिया, हम एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी का एम क्या था, एक कॉमन मार्केट बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन भी हो और वहाँ पे कंजप्शन भी किया जा सके, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है यहाँ पे। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल करने का भी काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक फ्री ट्रेड एरिया भी बना, जिसके अंदर जो आपकी बहुत सारी सर्विसेज है उसको फ्रीली आप हमारे जो कंट्रीज है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। यूएस और चाइना के अंदर भी है ना यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है एशियन के साथ। और पहले इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट धीरे धीरे इंडिया भी ध्यान दे रहा है। ठीक है, एशियन भी क्या कर रहे हैं, हम दूसरी जगहों पर भी देख रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस बना सके। और ये किसका पार्ट है, विजन 2020 का पार्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, नेगोशिएशन बनाने हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। और ऐसे बहुत बार किया भी गया है, जैसे कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट और ईस्ट टाइमर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए एशियन ने ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और एनुअल ईस्ट एशियन कोऑपरेशन समिट भी किए जाते हैं। ठीक है, एशिया और इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया ने इतना क्या ध्यान नहीं दिया था एशियन पे कोल्ड वार के टाइम पे। फिर कोल्ड वार के बाद में क्या होता, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, और ये 2010 के अंदर ही इफेक्ट में आ गए। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ की बात करें एशियन की,
एशियन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले तो इकोनॉमिकली बात करें तो ये यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान से काफ़ी कम साइज़ के अंदर है इसकी इकोनॉमी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये चाइना और इंडिया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है, ठीक है। यूनिक स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर, जैसे आप देखोगे कॉपरेशन भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंश्योर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ इकोनॉमी की। चाइनीज़ इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ। देखो चाइना है ना 1949 के अंदर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, ठीक है। ये क्या बना था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद बना था। तो जाहिर सी बात है आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो होगी, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी बनी फॉलो होगी। और ये रिवॉल्यूशन किसने लीड किया था, ये लीड किया था माओ जेडोंग ने, ठीक है। तो 1978 से ही चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। और अभी ये देखा जाता है कि धीरे 1920-40 के अंदर ही क्या होगा, यूएस से भी बड़ा इकोनॉमिकल पावर बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या था कि कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तो सोवियत यूनियन से ही हेल्प मांगी गई है, उसका ही मॉडल तो फॉलो कर रहा है। तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री से क्या होगा, सारे टाइज तोड़ देगा और ये क्या करेगा, अपनी ही रिसोर्सेज पर रिलाई करेगा और सोवियत यूनियन की थोड़ी बहुत हेल्प देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी बनी, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो मनी है उसको भी, मतलब सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर के अंदर भी स्टेट कंट्रोल हुआ, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी स्टेट कंट्रोल हुआ। बट इसके साथ में एक साइड इफेक्ट हमेशा आता है कि फॉरेन करेंसी का लैक होगा, क्योंकि ट्रेड तो कर ही नहीं रहा बाहर दूसरी कंट्री से, तो फॉरेन करेंसी तो कम हुई ना, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, गुड्स जो अंदर है कंट्री के अंदर उसको ही ये ज़्यादा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जो बाहर फॉरेन डिमांड्स है, फॉरेन सप्लाई है, वो तो नहीं आ रही, तो ये क्या करेगा, अपनी डोमेस्टिक सप्लाई पर ही डिपेंडेड रहेगा, ठीक है। इसकी सिस्टम की वजह से क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर ली थी यहाँ पे, जॉब्स और हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने दिखाया था। और यहाँ पे इकोनॉमी 5 to 6% ग्रो हो रही थी, ठीक है। बेटर एजुकेशन यहाँ पे मिल रही थी, 5 to 6% ग्रोथ हो रही थी। बट क्या था, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही थी। अब देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है और इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है, तो इकोनॉमी जितनी ग्रो हो रही है ना, वो सफिशिएंट नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो सबकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, फार्मिंग भी इतनी ज़्यादा इनफ नहीं है कि वो सब कुछ सपोर्ट कर सके, ठीक है। और यही इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा इकोनॉमी डाउन जाना शुरू हो गई थी। सेम जो यूएसएसआर के अंदर हुआ वो यहाँ पे भी हो रहा था, बट यहाँ पे चाइना के पास थोड़ा दिमाग आ गया, उसने काफ़ी कुछ अलग कर दिया, जिसकी वजह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या हुआ हम देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करना शुरू हो गया 1970 ऑनवर्ड से, ठीक है। चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया। 1972 के अंदर क्या था, इसने अपने रिलेशंस यूएस के साथ बनाना शुरू कर दिया। 1973 में क्या हुआ था, एक लीडरशिप चेंज हो गई और प्रीमियर जाओ एनलांग, ये क्या है, ये क्या एक पोस्ट है और ये इंसान का नाम है। इसने 4 मॉडर्नाइजेशंस बताए, ठीक है। फर्स्ट क्या था, फार्मिंग के अंदर मॉडर्नाइज करेंगे फार्मिंग को। सेकंड, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। थर्ड, साइंस और टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करेंगे। और फोर्थ, या मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। 1978 के अंदर क्या था, लीडर डेंग जियोपिंग उसने बोला था कि ओपन डोर पॉलिसी हम करेंगे, जिसके अंदर क्या था, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेंगे, फॉरेन की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान रखोगे, शॉक थेरेपी नहीं हुई, यानी ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ। जैसे आप देखोगे जो फार्मिंग है उसको सबसे पहले प्राइवेटाइज किया गया 1982 के अंदर, उसके बाद इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया था 1998 के अंदर, और फिर SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स बनाए गए, जिसके अंदर क्या था, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया है कि आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो सिर्फ SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स के अंदर ही आपको ट्रेड करना अलाउड है, ठीक है। और इसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी पूरी इकोनॉमी के अंदर। अभी भी आप देखोगे जो डाटा है ना, वो सारा चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर शेयर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ था, चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई थी, फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, रूरल पीपल बहुत ज़्यादा सेव कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ था, रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, और चाइना क्या बना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टॉप डेस्टिनेशन बन गया। पहले क्या था, जो फॉरेन एक्सचेंज था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था, अब वो डबल इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। चाइना के अंदर तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ चाइना का इन्वेस्टमेंट। 2001 के अंदर क्या था, इसने
इसने WTO ज्वाइन कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड के लिए और ज़्यादा ये ओपन रहा। ठीक है, अब इसके साथ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आई। जैसे जो 100 मिलियन लोग थे ना, वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। जो वुमेन की जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। जो 18th सेंचुरी है ना, 18th सेंचुरी यूरोपियन कंडीशंस वैसी की वैसी वुमेन की कंडीशन अभी बताई गई है कि 20th सेंचुरी में कैसी कंडीशंस थी। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, करप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और रिच और पुअर के बीच में गैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। बट इन सारे चैलेंजेस को भी हम देखें, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी देखें, तो भी क्या है, पावरफुल इकोनॉमी तो है चाइना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है, इन्वेस्ट भी करता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, ताइवान है ना, देखो अब चाइना है, ये पूरा चाइना यहाँ पे, और इतना छोटा सा पार्ट है ताइवान। तो ये ताइवान को अपना क्या बोलता है कि उसका इकोनॉमिकल टाइज बनाकर रखी है इसने, और ये बोलता है कि हाँ उसका ही पार्ट है ये। एशियन को भी इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 के अंदर, और इसने लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। तो देखो, हिस्टोरिकल की बात करें तो इतना ज़्यादा इनका बोलोगे कि अब इतना ज़्यादा है ना ओवरलैपिंग नहीं थी, तो इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था इनके। क्या था, चाइना अपने अलग रीजन्स रूल कर रहा है, जैसे मंगोलिया, कोरिया और ये सब रूल कर रहा है, तिब्बत, और इंडिया अपने अलग ही वहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है अपनी टेरिटरी। दोनों ने एक्सपेंड की, दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बट ये ओवरलैप नहीं करते थे, इनकी टेरिटरी एक साथ आती नहीं थी, इतने ज़्यादा वार में इंगेज नहीं होते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ, और एक फैमिलियर भी नहीं थे। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इनका कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे एक हिंदी चीन भाई भाई बहुत ज़्यादा फेमस थी, बट ये सब हट गया, ये सारा जो धोखा है ना वो सब हट गया। कैसे, तिब्बत के अंदर जो इशू आया था, कब आया था, 1950 के अंदर। इसने क्या किया था, एक्वायर कर लिया था चाइना ने तिब्बत को, और इसकी वजह से क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी आ गया था। देखो, पहले तो तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में आता था, अब है ना तिब्बत है ही नहीं, तो इंडिया और चाइना एक आपस में कॉन्टैक्ट एक बॉर्डर डिस्प्यूट आना शुरू हो गया। ठीक है, 1962 के अंदर एक वार भी हुआ था, इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश और अक्षय चीन को लेकर। अक्षय चीन है ना लद्दाख के अंदर है। ठीक है, लद्दाख का पार्ट है, और अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में है, और उसको लेकर क्या होता, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था, क्योंकि इन दोनों रीजन्स को चाइना अपना क्लेम कर रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने ना बहुत सारे रिलेशंस, इंडिया के जो रिलेशंस है चाइना के साथ, वो ख़राब होते शुरू हो गए। 1976 तक खराब हुए। उसके बाद में क्या हुआ था, 1970s के अंदर चाइना की जो लीडरशिप है वो थोड़ी चेंज हुई, और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी थी वो ज़्यादा हुई। ठीक है, बॉर्डर टॉक्स वापस शुरू हुई, और क्या था, राजीव गांधी का 1988 में विजिट हुआ चाइना के अंदर। उन्होंने पीस और जो इसके बारे में बात करना शुरू हुई, और उसके बाद में क्या हुआ था, बहुत सारे कल्चर एक्सचेंज भी किए गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन, और बॉर्डर ट्रेड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन किया गया था। और जो 4 SEZ का क्या मतलब होता है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स, वो ओपन भी किए गए ट्रेड के लिए। ठीक है, नाउ इकोनॉमिकल और स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन क्या था, 1999 के अंदर ट्रेड तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी। ऑब्वियसली आपको पता है अभी भी हमारा है ना चाइना मेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, और ये बहुत सारी जगहों पर क्या कर रहे थे, कोऑपरेट भी कर रहे थे। और जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी ना, वही चाइना WTO के अंदर फॉलो कर रहा था। चाइना ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए गए हैं। अभी कहाँ किए गए न्यूक्लियर टेस्ट, वो मुझे बताना आप। 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ था, ये कह दिया गया था कि है ना, अगर हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हमने बनाए। फिर भी क्या हुआ था, इतने ज़्यादा रिलेशंस ख़राब नहीं हुए, अभी भी रिलेशंस चल रहे हैं। वैसे तो हमारे पता ही है कि चाइना के साथ रिलेशंस हम इतने अच्छे नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे एक तरफ क्या चलती है, एक लोगों की गवर्नमेंट चलती है, और एक तरफ क्या चलती है, लोगों को ही मारने वाली गवर्नमेंट चलती है। तो एक अलग अलग गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, अब इंडिया भी है ना चाइना के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं बना पा रहा, क्योंकि चाइना के बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। जैसे चाइना के अंदर है ना, जो पाकिस्तान है उसको हेल्प कर रहा है। अब उसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रहा है, बट फिर भी वो उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश और म्यांमार है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको मिलिट्री ट्राइज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और वो नेपाल में भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया उसको पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर भी
एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। चाइना का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, वो भी एक है ना प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए है ना वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस दे रखे हमें। जापान के बारे में बात करें तो जापान देखो अब बहुत ज़्यादा इंडिया के टाइज अच्छे हैं जापान से, ठीक है। अब जापान में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब आपको पता है कि यही एक कंट्री थी, इकलौती कंट्री जहाँ पे क्या गिरे थे, बॉम्ब्स गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। फिर भी इसने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इतना ज़्यादा मैसिव डेवलपमेंट किया है ना कि यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। ये G7 का पार्ट भी है और 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे सुजुकी, होंडा, इसका आपने नाम सुन रखा होगा, जापानीज ब्रांड ही है, ठीक है। और इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली आते ही हैं। अब चाइना के अंदर भी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, बट यहाँ पे क्या मिलती है आपको, क्वालिटी मिलती है जो चाइना के अंदर नहीं मिलती। अब देखो ये जो पिक्चर दे रखी है ना, ये ऑस्मो द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट की दे रखी है, ठीक है। अब जापान के पास रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, ज़्यादातर इंपोर्ट ही किया जाता है। फिर भी क्या है, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1964 के अंदर ज्वाइन किया गया था और 2017 के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, ठीक है। और ये क्या है, 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में और 10th है ना 10% जो है ना उसका टोटल कंट्रीब्यूशन यही करता है। इसका सिक्योरिटी अलायंस है यूएस के साथ। अब देखोगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 9 जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई वार का यूज़ नहीं होगा, कोई ऐसे मिलिट्री का यूज़ नहीं होगा। आप बस अपनी थोड़ी बहुत फोर्सेस रखो, थोड़ी बहुत पुलिस रखो ताकि आप इंटरनल मैटर्स कर सको, ठीक है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए ये नहीं होगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, यूएस प्रोवाइड करेगा। अब देखो ये आर्टिकल है, जब तक है चल रहा है, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम है, 1% भी नहीं आता इसकी जीडीपी का। फिर भी इसके बाद 7th लार्जेस्ट मिलिट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया को तो आपको ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं हम इसको 2 में डिवाइड करा गया है, एक है साउथ, एक है नॉर्थ। और इसको एक लाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है जिसका नाम है 38 पैरेलल, ठीक है। कोरियन वार हुआ था 50 और 53 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक डिवाइड हो गया था। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि कोल्ड वार हो रहा था वैसे सेम आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है। जो नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर डिक्टेटरशिप चलती है किंग जॉन उन की, और उसके बाद में साउथ कोरिया के अंदर अलग डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, 2 साइड्स अलग अलग डिवाइड हो गई थी। फिर भी साउथ कोरिया अभी भी नॉर्थ कोरिया को एज अपना पार्ट ही समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों ही कोरियंस ने यूएन को मेंबर्स बन गए थे 17 सितंबर 1991 के अंदर, ठीक है। साउथ कोरिया एक पावर बन गया था एशिया के अंदर, जबकि नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा था। अब साउथ कोरिया के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको हम बोलते हैं मिरेकल ऑफ ऑन द हान रिवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा था। और ये OECD का मेंबर भी बन गया था 1996 के अंदर। 2017 के अंदर ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और इसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 10th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ 18, ठीक है। और इसकी जो इतने ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसकी वजह से हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। ह्यूमन रिसोर्सेज को इसने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुआ और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। और आप देखोगे अभी कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं सैमसंग और LG वो भी यहीं से हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो या फिर मैंने कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर क्या दिया है, आपको लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।